हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में, बहुत बढ़िया भाई। चेहरे पे हमेशा स्माइल रहनी चाहिए, फिजिक्स तो अपने आप आसान हो जाएगी जवानों। भाई एक लेक्चर आ चुका है वेक्टर का और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो देख लिया होगा, और यदि नहीं देखा है ना भाई तो देख लो उसको, क्योंकि वेक्टर का एक एक वर्ड जो है वो बहुत बहुत कीमती है, आपको बहुत काम आने वाला है। बहुत ही सिंपल शब्दों में हम लोग सीखने वाले हैं। तो प्यारे जवानों, आज हम वेक्टर्स की बातों को और आगे लेकर जाएंगे और बहुत ही छोटी छोटी और काम की बातें सीखने वाले हैं। तो प्यारे जवानों, सबसे पहले आज मैं इस बात की चर्चा करने वाला हूं कि जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। प्यारे जवानों, लेट अस से हमारे पास कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर, ये कोई भी एनी वेक्टर है, कोई फोर्स हो सकता है, कोई भी एनी वेक्टर क्वांटिटी है, एनी वेक्टर क्वांटिटी, ये कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया? ये कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है और हम एक नंबर मान लेते हैं n इज एनी इंटीजर। अभी मैं ना इसको कोई इंटीजर भी जरूरी नहीं है, चलो इसको कोई भी नंबर ले लो। यदि इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, हम ये जानने वाले हैं। तो हमने क्या कर दिया, मान लेते हैं b कोई अदर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी b जो है वो n टाइम्स a वेक्टर दे रखा है। ये बात यदि अपने को दे रखी है तो हम समझने वाले हैं कि इससे a और b के बीच के रिश्ते पर क्या फर्क पड़ने वाला है। प्यारे जवानों, कहने का मतलब, अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी दो चीजें होंगी, यस और नो। इसका मतलब यदि हम सिर्फ अकेले ए को देखें तो ए की दो बातें होने वाली है, एक इसका मैग्नीट्यूड होने वाला है और दूसरी इसकी डायरेक्शन होने वाली है। मेरे प्यारे जवानों, जब जब हम किसी नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसका मैग्नीट्यूड अफेक्ट तो होगा ही डेफिनेटली, डायरेक्शन पे भी अंतर आ सकता है। और ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन का अंतर कब आएगा, यदि ये n की वैल्यू नेगेटिव हुई तो। मैं समझाता हूं ना यार, थोड़ा सा बस धैर्य रखो। अभी मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ये हमारे पास एक वेक्टर था a, इसको हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मोटे तौर पर आप क्या समझेंगे, मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझा रहा हूं। लेट अस से फॉर एग्जांपल a हमें दे रखा था फोर्स, लेट अस से ये दे रखा था 10 न्यूटन फोर्स अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब जरूर तो नहीं है पॉजिटिव x डायरेक्शन, मैंने ऐसे ही ले लिया। अब मैंने कहा मान लो n की जो वैल्यू है वो है 2, ध्यान पूर्वक समझना भाई, मैंने n की वैल्यू ली है 2, n 2 लिया है, मतलब n पहली बात क्या ले रहा हूं मैं, n की वैल्यू ली है मैंने पॉजिटिव, और दूसरी बात क्या ली है, 1 से बड़ी। मतलब ये केस का एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें n को मैंने पॉजिटिव नंबर लिया है और साथ ही साथ में ये 1 से बड़ी वैल्यू भी है। ये पहला केस मैं स्टडी कर रहा हूं। आपको ना ऑलरेडी ये चीज अपने आप आ जाएंगी जवानों, बस थोड़ा सा हाथ पर मारने शुरू कर दो, मजा आ जाएगा। और ध्यान रखो, जीतेगा वही जो लड़ेगा। तो एक योद्धा भाव हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए जवानों। कभी भी इस तरीके से नहीं, ना जी साहब मेरे को तो आता ही नहीं है जी, है जी, ऐसी बातें बिल्कुल दिमाग में नहीं आनी चाहिए। नहीं आता तो क्या हो गया जी, हम सीखेंगे, हमारे अंदर इतना जज्बा है कि हम करके ही मानेंगे। ऐसी लगन होनी चाहिए और ऐसी सोच आपकी होनी चाहिए। और जवानों, मुझे खुशी है कि ऑलरेडी आपकी सोच ऐसी है, तभी तो आप यहाँ डटे हुए हैं। तो मेरे प्यारे जवानों, अभी देखना ध्यान से, यदि अब बी क्वांटिटी की हम बात करें तो बी क्वांटिटी क्या कहती है कि ए n का a से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई साहब, जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान रखना, अब आपके मन में सवाल आएगा जी ये हमें कैसे पता कि बी क्वांटिटी है वो ये कहती है। ओ भाई साहब, ये तो गिवन ही है, ये तो गिवन ही है कि जो बी क्वांटिटी है वो ऑलरेडी किसी एक वेक्टर क्वांटिटी को किसी एक इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटीजर या कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रही है, ये बात तो गिवन ही है। हम तो ये देखने वाले हैं कि यदि ऐसा गिवन है तो ए और बी के मैग्नीट्यूड आपस में किस तरीके
तरीके से रिलेटेड हैं और डायरेक्शंस किस तरीके से रिलेटेड हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो n की वैल्यू है 2 और यहां पे क्या लिखेंगे 2 और इस a की जगह क्या लिखेंगे 10 न्यूटन फोर्स अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। प्यारे जवानों, मजा आ जाएगा आपको। ये 2 इसके साथ गुणा में है तो ये क्या हो जाएगा, बता दो कितना हो गया है 20 न्यूटन। लेकिन इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं यहां पे कंक्लूजन कर रहा हूं। मैं जो आपको टॉपिक करा रहा हूं इसकी हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, पहले मैंने बात समझाई तो समझ में आ जाएगा अपने आप ही टॉपिक कि हम एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी बाय ए नंबर। एक नंबर का किसी एक नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही बात मैंने यहां लिखी हुई है, दिस ए वेक्टर क्वांटिटी, ये किसकी इक्वल है n इंटू ए वेक्टर। और यदि ऐसा है तो पहला केस जो हम लिखेंगे अपने नोट्स में, ये बात लिखनी है पूरी, फिर लिखना है केस फर्स्ट। यदि n पॉजिटिव नंबर है और 1 से बड़ा है तो कंक्लूजन क्या है, ये बातें बीच बीच में यूज होंगी, बाद में बहुत हेल्प करने वाली हैं आपको। तो कंक्लूजन की तरफ से आप क्या लिखने वाले हैं कि यदि ऐसा है n पॉजिटिव है और n ग्रेटर देन 1 है तो यहां से जो बात समझ में आएगी वो ये आएगी कि b का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा a के मैग्नीट्यूड से। अब उसको या तो ऐसे लिखो b ग्रेटर देन a, या थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, b इसके ऊपर वेक्टर इसका मॉडुलस, ये ग्रेटर है a इसके ऊपर वेक्टर इसका मॉडुलस। b के वेक्टर b का जो मॉडुलस है उससे कौन, मतलब a का जो मैग्नीट्यूड है उससे कौन बड़ा है, b बड़ा है। किससे बड़ा है, a से बड़ा है। ये कंक्लूजन निकला एक। तो यहां पे ध्यान रखना है कंक्लूजन कब निकला, जब ये बड़ा था। अब इसमें कोई रटने की बात थी क्या यार, नहीं थी, ये बात समझने की थी। समझ के लिए एग्जांपल्स देखो भाई, यदि हमें सीखना है ना, अपने दिमाग को ओपन रखो, जैसे मैं कह रहा हूं एक बार फॉलो करो और अपने नोट्स की रीडिंग जरूर करनी है, सुबह और शाम 2 टाइम पूजा पाठ, हाँ, और बुक मिल जाए मजा आ जाए। तो प्यारे जवानों ध्यान से समझते चलना। पहली बात हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि b का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। सेकंड कंक्लूजन ये निकला साहब, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगी बी वेक्टर की। प्यारे जवानों हमने मल्टीप्लाई किया, किसको किया, एक नंबर को किया, किसके साथ, किसी वेक्टर के साथ। और यदि वो नंबर पॉजिटिव था और वो 1 से बड़ा भी था तो जो फाइनल वेक्टर आया बी उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा पुराने वाले से, और जो डायरेक्शन आएगी बी की वो पुराने वाले की डायरेक्शन में ही होगी। इट इज द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। जवानों समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल बता दो, पक्की बात है, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ जाता है। हाँ तो प्यारे जवानों अच्छा खुद ही देखना, अब ना आगे की कार्रवाई आपके हाथ में है भाई। अब खुद ही देखना, यदि n पॉजिटिव भी है लेकिन ये n 1 से बड़ा नहीं है, 1 से छोटा है भाई। 1 से छोटा कितना लोगे, आधा ले लो। अब जरूरी नहीं आधा, आप 1/4 ले सकते हो, 1/5 ले सकते हो, कुछ भी जो वैल्यू आपको अच्छी लगती है। मान लो हमने हाफ वैल्यू ले ली n की, तो भाई साहब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 की जगह कितना आ जाएगा हाफ, तो ये कितना हो जाएगा साहब 5। तो कुल मिला के ये वैल्यू कितनी आएगी 5। लेकिन पीछे वाली वैल्यू जो डायरेक्शन वाली थी वो तो एज इट इज रहेगी। डायरेक्शन क्या थी साहब, ये कहां पे था, डायरेक्शन क्या दे रखी थी, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो अब भी क्या रहेगी, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन ये निकलेगा मेरे भाई कि अब जो बी का मैग्नीट्यूड है, ध्यान से समझना, वो 20 नहीं है बल्कि 5 है। पहले ए का कितना था 10 था, मतलब उससे तो कम हो गया है, मतलब बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया है, कम। लेकिन क्या डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो बी का मैग्नीट्यूड कम हो गया, वो लिख दिया, यहां पर भी लिख देना बी का मैग्नीट्यूड कम हो गया है, लेकिन डायरेक्शन अब भी क्या है, सेम है। अब आपको कोई कहेगा, कोई पूछेगा तो घबराने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अच्छी बात तो ये है, ये बातें तो ऑलरेडी आपको आती थी, तो घबराना नहीं है। नॉर्मल मैथमेटिकल जो मल्टीप्लाई आपस में करते थे
आज तो वही सीखा है हमने, अभी तक तो वही जाना है हमने कि यदि एक स्केलर क्वांटिटी है, यदि एक स्केलर नंबर है, कोई एक नंबर है, उसको यदि हम किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जो बनेगी क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा भी हो सकता है। कैसे कम ज्यादा हो सकता है? n के मैग्नीट्यूड के हिसाब से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये बात यहां अच्छे से समझ आई। अब मैं अगला केस ले रहा हूं, केस नंबर 3। ये तो कहोगे जी केस फर्स्ट ही था। ओ भाई 2 करा दिए केस। केस फर्स्ट में n ग्रेटर देन 1 था, फिर केस सेकंड करके लिख लो n इज लेस देन 1, और अब मैं करा रहा हूं केस नंबर 3। मजा आने वाला है। एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं। तो जवानों, अब हम केस नंबर 3 लिख रहे हैं। ध्यान से समझते चलना भाई। अब मैं क्या कह रहा हूं केस नंबर 3 में, देखो यदि आप फिजिक्स को ना समझते चलोगे ना भाई, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये चीज वैसे ही आसान लगेगी जैसे 1 + 1 2 होते हैं। समझ रहे हो ना? वैसे ही आसान है। बस आप थोड़ा सा ईमानदारी से सोचते चलिए। गलत हो जाएगा कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप बस सोचिए। पहले जानो एक बार खुद बताइए मुझे, मैं केस नंबर 3 ले रहा हूं। जो नंबर ले रखा था हमने n हमने नंबर ले रखा था, उसको किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। हम कह रहे हैं कि n अब की बार नेगेटिव है, भले ही ये n ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है लेकिन नेगेटिव है। अब आपके मन में सवाल आएगा जी 1 से बड़ा कैसे हुआ? मैं मॉडुलस लिख देता हूं। ठीक है ना? वैसे तो जब नेगेटिव में हो गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसका मॉडुलस है वो 1 से बड़ा है। जैसे कि मान लो n की वैल्यू है एग्जाम्पल के तौर पे n = -3। अब यदि नेगेटिव तो हो ही गया, और यदि सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को देखो तो 3 है। अब मजा आएगा। हमने एक वेक्टर को क्या मान रखा था? 10 न्यूटन फोर्स अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब मेरे प्यारे जवानों, यदि हम बी वेक्टर को निकालेंगे, बी वेक्टर दे रखा हमें n × a वेक्टर। अब आने वाला है हमें मजा। देखिए हम यहां लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई कर देंगे 10 न्यूटन से, लेकिन अभी जब हम इसको लिखेंगे a को, तो ये पूरी लाइन लिखेंगे, मतलब 10 न्यूटन अलोंग ये पूरी लाइन यहां लिखी हुई है, ये 10 न्यूटन है। अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे प्यारे जवानों, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूं। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन, और ये जो माइनस है, चलो ये थोड़ी देर के लिए यहीं लगा दो। तो आगे वाली बात मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूं? फोर्स अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब मेरे जवानों, मैं बताऊं आपको इंटरेस्टिंग बात, ये वेक्टर क्वांटिटी चाहे कोई सी भी हो, जब वेक्टर क्वांटिटी में माइनस आया है तो वो डायरेक्शन के लिए आया है। इसका मतलब इसका इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ये माइनस आ गया तो फोर्स अलोंग +x डायरेक्शन था, उसके आगे माइनस लगा रखा है। थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। यह बात कैसी है? यह बात वैसी ही है कि जो बी वेक्टर है भाई साहब, वो क्या है? यदि थोड़ी देर के लिए एक बार माइनस को छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए, तो इसको आगे एज इट इज पढ़ो एक बार। 30 न्यूटन फोर्स अलोंग प्लस डायरेक्शन, और आगे माइनस है। माइनस का मतलब उल्टा है, मतलब 30 न्यूटन फोर्स तो है अलोंग, 30 न्यूटन फोर्स तो है, लेकिन अलोंग प्लस एक्स एक्सिस नहीं है, बल्कि उससे उल्टा है। क्या बोला मैंने? ये माइनस आगे लगा दिया है, तो इस माइनस से फर्क किस पे पड़ रहा है? डायरेक्शन पे। ध्यान से समझ लो, ये जैसे हमने माइनस लगाया, मैग्नीट्यूड तो वैसे का वैसा है। याद करो मैंने आपको समझाया था, वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर के लिए एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तब हम, तो उसकी जो लंबाई है वो उसकी लेंथ की प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन जो एरो का निशान है वो डायरेक्शन के हिसाब से होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जब यहां पर माइनस लगा है तो एरो की जितनी लेंथ है उस पे जो भी लेंथ थी 30 न्यूटन थी, 30 न्यूटन ही, लेकिन माइनस आगे लगने का मतलब था कि यदि 30 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है, ध्यान से समझना, यदि 30 न्यूटन फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इधर लग रहा है तो आगे लिख दिया आपने -30 न्यूटन फोर्स अलोंग प्लस डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होगा कि माइनस लगाने का मतलब है कि वैल्यू तो 30 न्यूटन ही है, लेकिन एरो अब की बार प्लस एक्स में ना होकर के माइनस एक्स एक्सिस में है।
मतलब ये जो माइनस है ये किसको अफेक्ट कर रहा है? डायरेक्शन को। मतलब ये है, कंक्लूजन क्या निकला, यहां पे स्टार लगा के मैं नोट करवा रहा हूं कि यदि n नेगेटिव आ गया है, इसका मतलब है साहब डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर आर ऑपोजिट। ये दोनों साहब सेम नहीं है, पिछले केस में सेम थे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जी मैग्नीट्यूड की जानकारी और बताओ। तो मैग्नीट्यूड का फैसला आप n के मैग्नीट्यूड से कर सकते हो। याद करो, n का मैग्नीट्यूड जब 1 से ज्यादा होता था तो b का मैग्नीट्यूड ज्यादा आता था a के मैग्नीट्यूड से। हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते थे कि b का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है a के मैग्नीट्यूड से। क्लियर है? अच्छा, ये चीज पता है क्यों लिखी जाती है ऐसा? ताकि कोई घर में, मान लो अपने घर में छोटा भाई बहन है, अचानक से किसी दिन आपकी नोटबुक उठा ले तो वो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो वो कैसे कोई नई चीज पढ़ ही नहीं रहे, भैया और बहन तो वैसी चीजें पढ़ रहे जो हमें पढ़ाई जा रही है ना, थोड़ा फजीयत हो जाती है। इसलिए उनको डराने के लिए क्या कर रखा है, ये देखो भारी भरकम सिंबल है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब वही है कि भाई बी बड़ा है ए से। लेकिन कोई छोटा बच्चा इसको देख लेगा ना, ओह भैया ये क्या है, अच्छा ये तीर किसके लिए है, अच्छा ये 2 लाइन किसके लिए है, समझ रहे हो ना? वैसे सस्पेंस बना रहे इसके लिए मैंने आपको बड़ी काम की बात बताई है, इसको रखना अपने दिमाग में। हाँ, लेकिन इसका मीनिंग जो है ना, असली मीनिंग वो तो यही है मेरे भाई, अच्छे समझ लेना इस बात को। तो मैंने आपको क्या बताया कि यदि n 1 से बड़ा था, मतलब ये वैल्यू 3 थी, 1 से बड़ी थी, तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड तो ज्यादा ही आया। ये 1 से छोटा है, मान लो इसकी वैल्यू है अगेन मान लो 3/4 है, तो 3/4 ले लोगे तो 1 से तो छोटा ही है, लेकिन आगे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि आप नेगेटिव भी ले रहे हो साथ में। क्लियर है? तो माइनस के कारण तो डायरेक्शन बदल जाएगी और साथ में मैग्नीट्यूड का फैसला इसके मैग्नीट्यूड से हो जाएगा। अब जो पेपर में या कभी कभार न्यूमेरिकल, बेटे देखो जो अब मैं बातें बता रहा हूं ये किसी भी एक बड़े न्यूमेरिकल का छोटा सा हिस्सा हो सकती है। क्लियर है? तो इनका मतलब समझना, इनको रटने की कोशिश मत करना, पेपर में हूबहू ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको। लेकिन यदि ये बेसिक चीजें आपकी गड़बड़ हैं तो फिजिक्स में फिर आपको ये लगेगा ओ ये तो नहीं आता जी मेरे को, ओ फिर थोड़ी सी गड़बड़ होगी। क्लियर है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कभी भी मतलब कभी भी मुंह से ये शब्द निकले ना कि जी मुझे नहीं आता, हो सकता है उस इंस्टेंट पे नहीं आता हो, लेकिन हम योद्धा हैं, हम उसके साथ लड़ेंगे और हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको शायद समझ में आया कि यदि n नेगेटिव है तो b की डायरेक्शन बदल गई है। मेन मुद्दा डायरेक्शन के लिए ही था, जिस बात के लिए मैंने ये सारे तामझाम समझाया। ठीक है कि यदि हम नेगेटिव लगा देंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगी, पहले +x डायरेक्शन थी तो अब -x डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है? दूसरा मुद्दा मैग्नीट्यूड का है, तो वो आप आसानी से देख सकते हैं। यदि जो मल्टीप्लाई जिस क्वांटिटी के जिस वैल्यू के साथ किया गया है, यदि वो वैल्यू 1 से बड़ी वैल्यू थी तो फाइनल आंसर बड़ा आएगा, छोटी वैल्यू थी तो छोटा आंसर आएगा। लेकिन मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ठीक है? यदि नेगेटिव है तो डायरेक्शन बदल जाएगी। तो इस बात को अपने भेजे में बिल्कुल फिट कर लीजिए। कर ली है आपने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ जाता है। पहले जानो, अब मैं इसके अगली बात जो बताने वाला हूं बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो कभी कभी आपने एक छोटी मोटी बात तो पढ़ी होगी कि जैसे होता क्या है हमारे पास, ये तो 3 केस हो गए, चौथा केस लिख देता हूं या फिर अगला पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, इसको अलग केस की तरह से ले सकते हैं। अगली बात क्या बन सकती है कि अब की बार मैं यहां पे क्या बता रहा हूं आपको, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद अनदर फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान से समझना, बड़ी काम की बात बता रहा हूं। अभी तो मैंने किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, हालांकि वो दिखने में दोनों सेम ही होते हैं, कोई खास बात नहीं है। लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूं, देयर आर 2 फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी है स्केलर और ये फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर। मान लो पहले अपने पास ये फिजिकल क्वांटिटी थी, फिजिकल क्वांटिटी 1, ये फिजिकल क्वांटिटी थी, फिजिकल क्वांटिटी नंबर 2। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई मान लो फिजिकल क्वांटिटी नंबर 3। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यदि पहले फिजिकल क्वांटिटी नंबर 1 थी, वो स्केलर थी, इसको हमने किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो अब फाइनल जो फिजिकल क्वांटिटी आई है उसका बिहेवियर बदल चुका, वो स्केलर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास होता था मास, क्या होता था साहब, मास, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते थे एक्सेलरेशन से। मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर,
याद करो, मैंने आपको कहा था मार्केट में आप तरबूज लेने जाते हो, कभी ये नहीं कहते भाई साहब मेरे को तरबूज दे दो ईस्ट डायरेक्शन में, मुझे तरबूज दे दो वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसे नहीं कहते। आप सीधा कहते भाई साहब 10 केजी तरबूज दे दो, ऐसे ही कहते हो ना। या ईस्ट वेस्ट बोला आपने कभी? नहीं बोला ना। इसका मतलब स्केलर है। लेकिन जब आपको कभी धक्का देना होता है किसी को, भाई इधर धक्का लगाओ, इधर धक्का लगाओ, या किसी में एक्सेलरेशन है, तो उसकी प्रॉपर जानकारी के लिए हमें डायरेक्शन डिसाइड करनी पड़ती है। इसका मतलब साहब ये चीज जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों के प्रोडक्ट से जो मिला वो क्या मिला? फोर्स। तो मास पहले कैसा था? स्केलर, लेकिन मास को जब एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब जो क्वांटिटी मिल गई फोर्स, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो कहने का मतलब अब जो क्वांटिटी आई उसका नेचर इससे अलग हो चुका है। तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, जब हमने, अब आप कहोगे जी पीछे वाली बात ही तो है, मान लो किसी का मास 2 kg था, किसी का एक्सेलरेशन है मान लो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कोई डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, मान लो ये प्लस एक्स डायरेक्शन में था एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो अब जो फोर्स आएगा वो क्या हो गया जी? 4 दूनी 8। पिछले में भी तो यही कर रहे थे जी हम। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पिछले में हम लगभग ऐसा ही कर रहे थे, बस थोड़ा सा अंतर है कि पिछले वाले केस में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे इस वाली चीज को इसके साथ, तो यूनिट जो पहले थी वही थी, अंतर नहीं आ रहा था। लेकिन अब यूनिट भी बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी यूनिट है और इसकी अपनी यूनिट है। तो जो नई क्वांटिटी आई है उसका नेचर बदल चुका है, अब वो अलग तरह की क्वांटिटी है। ये मास है, ये एक्सेलरेशन है, लेकिन ये फोर्स है, ये अलग तरह की क्वांटिटी है। जैसे एक गधा होता है, एक घोड़ा होता है, एक हाथी होता है। अब ये सब अलग अलग चीजें हैं ना। एक भैंस है मान लो, तो ये सब है तो जानवर ही, लेकिन अलग अलग तरह की चीजें हैं। पहले क्या करते थे हम? पहले मैंने ऐसे लिखा था, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स था और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। मैंने उसको 2 मीटर से मल्टीप्लाई नहीं किया। याद रखो वहां पे इसकी कोई यूनिट नहीं होती थी। तो जब उसकी कोई यूनिट नहीं है तो जो फाइनल क्वांटिटी इधर आ रही थी बी, उसकी यूनिट और ए की जो यूनिट थी वो दोनों की सेम यूनिट होती थी। जब सेम यूनिट होती थी इसका मतलब हम ये कहते थे कि सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती थी, उनका नेचर सेम होता था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? जब 2 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आई है दैट इज ऑफ डिफरेंट नेचर, उसका नेचर इनसे अलग है। नेचर का मतलब स्केलर वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। नेचर का मतलब है कि उसके जुड़ने घटने के लिए उसकी यूनिट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो डेफिनेटली इनसे अलग आएगा। जैसे इस बात को ऐसे समझिए, मुझे एक बात बताओ, 10 घोड़े थे आपके पास, उसमें से 5 हाथी चले गए, बताओ कितना बचा? नहीं घटा सकते भाई। याद रखना, एक ही तरह की फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं और कंपेयर होती हैं। अब जो फोर्स है ये अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, इसको नापने के लिए अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। ये चीज अलग है। अब मैं मान लो आपसे कह दूं कि किसी के लिए फोर्स है मान लो 10, उसका मास है उसके अंदर 2, तो मैं ये नहीं कह सकता कि बताओ फोर्स और मास को जोड़ के बताओ, भाई जुड़ ही नहीं सकते। फोर्स अलग तरह की क्वांटिटी है, मास अलग तरह की क्वांटिटी है, दोनों जुड़ ही नहीं सकते। ये दोनों आपस में जुड़ ही नहीं सकते। याद रखना, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम लोग 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशंस में ये बात अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन चलो मैं उस पर चर्चा में नहीं जा रहा हूं। अभी तक आपको ये बात पता थी तो बहुत बढ़िया, नहीं पता थी तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। अभी आज से ही नोट करो, आज तक आपने जितनी भी चीजें जोड़ी हैं, घटाई है या कंपेयर करें, 3 बातें बोल रहा हूं, या तो जोड़ी हैं, या तो घटाई है, या तो कंपेयर करिए। मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। मैं कह रहा हूं जो भी चीजें आपने जोड़ी हैं या घटाई हैं या कंपेयर करी हैं वो एक ही तरह की होंगी, वो एक ही तरह की फिजिकल क्वांटिटी होंगी, वो एक ही इंस्ट्रूमेंट से नाप ली जाएंगी। जैसे कि अब मैं आपसे पूछूं मास और एक्सेलरेशन, ये दोनों एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये अलग तरह की चीज है, ये अलग तरह की चीज है। इसको तो हम तराजू से भी नाप सकते हैं, एक्सेलरेशन को तराजू से नहीं नाप सकते। आपको मालूम है ना, आप अपना मास कभी भी जैसे तरबूज लेके आते हो तराजू से नाप के दे देता आपको, लेकिन किसी गाड़ी में एक्सेलरेशन कितना है ये तराजू से नहीं नाप सकते। तो अब अलग तरह की चीजें हैं, इसीलिए तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट। यदि एक ही तरह की चीज होती तो हम एक ही तरह का काम कर लेते। मेरे प्यारे जवानों, तो याद रखना है इसका नेचर अलग था, इसका अलग था, तो दोनों में मल्टीप्लाई पॉसिबल है। लेकिन मल्टीप्लाई के बाद जो नई क्वांटिटी बनी वो इससे और इससे दोनों से भिन्न है, पहली बात। दूसरी बात, वो स्केलर है कि वेक्टर है वो एक अलग मैटर है। क्लियर है?
वो एक अलग मैटर है। लेकिन होता क्या है कि जब एक चीज स्केलर है और दूसरी चीज वेक्टर है तो क्वांटिटी भी वेक्टर का बिहेवियर शो करती है। इसीलिए देखो यहां अपने को दिख रहा है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो फाइनल आंसर भी वेक्टर की तरह से आया। लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम फोर्स को एक्सेलरेशन में जोड़ दें, क्योंकि ये दो ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर होने वाली चीजें हैं। इनको हम कहते हैं कि दोनों का नेचर अलग है। क्लियर हुई मेरी बात? तो मैंने यहां पर आपको क्या बताया, पिछले केस में तो मैंने ये बताया था जब किसी नंबर को, मैंने नंबर इज मल्टीप्लाइड विद एनी फिजिकल क्वांटिटी, पिछले में मैंने ये लिखा था नंबर गुणा फिजिकल क्वांटिटी बराबर कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी 2 है, मान लो ये फिजिकल क्वांटिटी 1 है। अब मैं जो लिख रहा हूं वो क्या लिख रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, ये बात बड़ी काम की बोली है मैंने। पिछले में जो अभी अभी बताया वो क्या बताया, फिजिकल क्वांटिटी 2 नंबर वाली फिजिकल क्वांटिटी है। 2 नंबर का मतलब वो 2 नंबर नहीं है ऐसे बोल दिया मैंने कि 2 मतलब नंबर दे दिया, ऐसे इसका 1 दे दिया, इसका 2 दे दिया, ठीक है। कभी बोल दो जी 2 नंबर काम तो जी मम्मी ने मना कर रखा जी, क्या पढ़ा रहे हो जी, ये क्या कर रहे हो जी, हाँ ये 2 नंबर वो 2 नंबर नहीं है, समझ रहे हो ना। इसीलिए तो तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो ना, समझ जाते हो सारी बातें। तो प्यारे जवानों, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है 2 नंबर का, मतलब कोई अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटी बन गई, मतलब कोई अलग नाम दे दिया हमने उसका, ठीक है। जैसे बी नाम दिया था, इसका नाम ए दिया था, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया था किसी नंबर से। लेकिन यहां हम क्या लिख रहे हैं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है और ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसका नेचर अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है। यहां पर क्या अंतर था, इसका जो नेचर है वही इसका नेचर होगा। ये यदि फोर्स है ना तो ये भी फोर्स ही आएगा, ये यदि वेलोसिटी है ना तो ये भी वेलोसिटी आएगा, ये यदि एक्सेलरेशन है ना तो ये भी एक्सेलरेशन ही होगा। ध्यान से समझना, यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये यूनिट एंड डायमेंशंस के साथ मिक्स होके ये एक छोटी सी बात थी। अब अक्सर ना ये चीजें न्यूमेरिकल्स के बीच में यूज होती है बेटे, इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा खुला रखना, मजा आने वाला है। क्लियर हुआ? यहां तक अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, सच्ची सच्ची बता दो मुझे, आई होप आ गया होगा आपको अच्छे से, हैं? बहुत बढ़िया जवानों, मैं भी यही सोचता हूं कि आपको हर चीज अच्छे से परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाए। प्यारे जवानों, आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में हम लोग वेक्टर के टाइप्स सीखेंगे और वेक्टर अलजेब्रा को एक्सप्लोर करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में मजा आने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं, अगली वीडियो तुरंत आपको मिल जाएगी लिंक में, हाँ देख लीजिए अपनी प्लेलिस्ट में, मजा आएगा आपको। उसी के अंदर हम क्या जानने वाले हैं, वेक्टर के कितने टाइप हैं और हम फर्दर वेक्टर अलजेब्रा में भी आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो प्यारे जवानों, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हमेशा खिलखिलाते रहो और फिजिक्स पढ़ते रहो। गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।